नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्रॉनिक साइनोसाइटिस और उसका आयुर्वेदिक मैनेजमेंट और कुछ अनुभविक योग इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कुछ लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ और आप लोग भी अपने अपने अनुभव यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग जो रहते हैं वो रोज पढ़ते हैं, कुछ कुछ नया नया चीज सीखते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोग को सर्वश्रेष्ठ बोलता हूँ, श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ। तो अभी हम लोग साइनोसाइटिस क्या होता है उसके बारे में पहले देखेंगे और उसके बाद में हम लोग ना डिस्कस करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग के स्क्रीन पे मैं कुछ दिखा देता हूँ ताकि फिर देख के पढ़ने में समझ आएगा और अच्छा लगेगा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट बस रुक जाइए। हाँ, तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना,
तो पहले तो वो प्रतिशय के पेशेंट होते हैं। प्रतिशय के बारे में सुश्रुताचार्य जी के जो टीकाकार हैं दलहनाचार्य, वह क्या बोलते हैं, वह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे और फिर चिकित्सा के क्या क्या अलग अलग चीजें हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो डलहनाचार्य जी ने प्रतिशय का डेफिनेशन क्या बताया है कि वातम प्रति अधिमुखम श्यावो गमनम कपादि नाम यत्र स प्रतिशय, मतलब कपादी दोषों की वायु की तरफ अर्थात नासिका द्वारा बाहर करने की प्रवृत्ति जिस रोग में मिलती है उसे प्रतिशय कहा जाता है। प्रतिशय व्याधि है ना, वो अनेक रोगों का मूल कारण बन जाता है। विशेष रूप से सभी प्रकार के नासा रोग हो गए, कास व्याधि खांसी का हो गया, राजयक्ष्मा हो गया, कर्ण बाधिर्य, बहुत सारे लोगों ने कान से सुनाई नहीं दे रहे, तो इसका मूल कारण क्या होता है, प्रतिशय होता है। आप लोगों के पास भी पेशेंट आते होंगे तो उनका पहले तो यही होगा कि उन लोगों को ना सुनाई देना मतलब स्मेल आने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और स्मेल आने का नहीं, उनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो गया, और बाद में उनको यह कर्ण बाधिर्य हो गया। ऐसे आप लोगों के पास भी पेशेंट आते हैं। इसीलिए चरकाचार्य जी ने चिकित्सा अध्याय चरक चिकित्सा 26 में इसके बारे में बताया है कि और टीका में बताया कि भूयिष्टम व्याधय सर्वे प्रतिशय निमित्त जहां तस्माद रोग प्रतिशय पूर्व में वो उपदिश्यते। और निदान स्थान में इसके बारे में क्या बताया है कि प्रतिशय जो है वो और व्याधियों का हेतु है। तो ऐसा बताया है कि, एक मिनट रुकिए, आप लोग के स्क्रीन पे कुछ मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। प्रतिशय व्याधि के बारे में क्या बताया है कि प्रतिशायद अधोकासः, प्रतिशय जो रहता है ना वह कास का हेतु रहता है, मतलब व्याधि से व्याधि होना। तो प्रतिशय जो व्याधि है ना वह कास का हेतु रहता है। कासत संजायते क्षय, खास खास के टीबी होता है, या आप लोगों को मालूम है तो कासत संजायते क्षय, क्षय व्याधि होती है। क्षय रोग से हेतु शोषश्याप्य जायते, क्षय रोग से फिर वह शोष व्याधि हो जाती है, ऐसा आप लोगों ने भी पढ़ा है। तो यह मूल कारण भी होता है प्रतिशय। अब हम लोग इसका हेतु देखते हैं तो श्लोक अभी छोड़ देते हैं, केवल हम मेन मेन चीज पढ़ते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा चीज आगे भी कवर करना है। तो इसमें बोल रहे हैं कि मूत्र पुरुष छर्दिन वेगों का धारण करना, अजीर्ण का कारण, अजीर्ण हेतु हो सकता है, धूल का सेवन होना, अधिक बोलना, क्रोध करना, ऋतु वैषम्य होना मतलब सीजनल चेंजेस होना, या फिर ऋतु वैषम्य मतलब ग्रीष्म ऋतु में बारिश होना, बारिश के ऋतु में ठंडी पड़ना या गर्मी होना, जो ऋतुओं का वैषम्य होता है वो हो जाना। शिरोभिताप मतलब धूप में बहुत ज्यादा घूम के आए तो अभिताप होना। उसी तरह से धूम सदृश हेतु बहुत सारे कारण होते हैं, उसके वजह से भी यह बहुत सारा कारण हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह से रात्रि जागरण करना, दीवा स्वाप करना, अति शीतल जल पान करना, सुबह ओस में घूमना, बहुत देर तक पानी में तैरना, मुख आच्छादित किए बिना ठंडी हवा में घूमना, मतलब मुंह को ढके नहीं और ठंडी हवा में घूम रहे हैं। उसी तरह से सिर नीचे करके सोना, ये हेतु रहता है। सिर के नीचे तकिया न लेके बहुत ऊंचा तकिया लेके सोना, यह भी प्रतिशय का हेतु रहता है। फिर उसी तरह से हमेशा एक ही कुक्षी पे सोना, एक ही साइड पे सोना, ये भी हेतु रहता है। खुली हवा में मुंह खुला रख के सोना, आहार में, और आहार का बहुत ज्यादा महत्व है कि आहार में गुरु पदार्थों का सेवन करना जो पचने में हैवी है, मधुर बहुत ज्यादा मीठा चीज का सेवन करना, शीत पदार्थों का, ठंडी चीजों का पदार्थों का सेवन करना, उसी तरह से रुक्ष चीजों का सेवन करना, अभिसंधि पदार्थ जैसे कि दही का सेवन करना, फिर उसके बाद में मिक्स फ्रूट सैलेड खाना, फिर मिल्क शेक लेना, जो अभिसंधि करने वाले हैं, स्त्रोतरोध करने वाले हैं ऐसे, और जो बहुत उजिंग उजिंग करने वाले हैं ऐसे पदार्थों का सेवन करना। फिर अजीर्ण होने के बाद में, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बस। फिर उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि खाने के बाद तुरंत नींद लेना, खाने के बाद जो लोग ज्यादा सोते हैं ना उनका ये प्रतिशय का हेतु रहता है। हमारे आयुष दर्पण पे भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जो मतलब उनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस रहा है, और बाद में हेतु निकाला गया तो खाना खाने के बाद पानी वानी पी के और तुरंत सो जाना, यह हेतु मिला। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट।
उसके बाद में क्या है कि खाना खाने के बाद तुरंत स्नान करना, क्योंकि हमारा जो अग्नि है, जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो सारा जो अग्नि है वो कोष्ठ में जाता है। लेकिन अगर हमने उसको स्नान कर लिया तो अग्नि जो है वो शाखागत हो जाती है, क्योंकि ठंडा बढ़ जाता है शरीर में। तो जब कोष्ठ गति शाखागति हो जाती है तो वह विमार्गमन होता है, सारे दोष विमार्गमन होके प्रतिशय कर देता है। उसी तरह से खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी पीना, बहुत ज्यादा पानी पीना, और या ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना। आजकल तो ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं जो अभी देखिए गर्मी आया नहीं है, मार्च महीना चल रहा है और लोग इतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं ना, इतना ज्यादा पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं और प्रतिशय हो रहा है उन लोगों को। तो ये सारा कारण है। तो अभी माधव निदानकार हैं, वह प्रतिशय के दो हेतु बताते हैं। हेतुओं को दो भाग में बोलते हैं। एक बोलते हैं सद्योजनक हेतु, जैसे कि आइसक्रीम खाया, दही खाया और प्रतिशय हो गया। ठंडा पानी बहुत ज्यादा पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया तो तुरंत प्रतिशय हो गया। और दूसरा होता है चय पूर्वक हेतु। चय पूर्वक हेतु मतलब जैसे कि ये हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में कफ का संचय हुआ है और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हुआ, तो वो कफ कारक आहार विहार का सेवन किया हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में। लेकिन वह जब से गर्मी बढ़ी है वैसे ही चय पूर्वक हेतु, इस जैसे ही गर्मी बढ़ी है कफ का प्रकोप लगा, कफ पिघलने लगा और प्रतिशय होने लगा। तो ये दो हेतु बताए, सद्योजनक हेतु और चय पूर्वक हेतु। और चिकित्सा भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब इसी को सद्योजनक हेतु में बताया है कि जिसमें प्रमुखता से स्थान वैगुण्य होता है, दोषों की चयादि की अपेक्षा न रखते हुए दोष तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें सद्योजनक हेतु बोलते हैं। जैसे कि धूल का सेवन करना। अब आप लोग देख रहे होंगे कि क्रश सैंड का जो फैक्ट्री है या जहां धुआं रहता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण रहता है, वहां से जब पेशेंट आते हैं तो उनको सर्दी जुकाम हमेशा रहता है। या शीत पदार्थ का सेवन करना, जो लोग कंटिन्यू एसी में रह रहे हैं और तुरंत हवा में धूप में आते हैं। या फिर धूप धूप में घूमना, मल मूत्र वेग का धारण करना। अब यूरिन आया है, बहुत कंट्रोल करके रखें, बहुत कंट्रोल करके, और वो फिर विमार्गमन होगा, वायु अपान वायु ऊपर लेके जाएगा और प्रतिशय करेगा। और मल वेग का, अगर स्टूल का प्रेशर आ रहा है और आप उसको कंट्रोल करके रख रहे हैं, तो यह बताया है वाग्भटाचार्य ने, चरकाचार्य ने बताया है कि मल वेग का धारण करने से प्रतिशय होता है। तो यह भी हमें देखना चाहिए। तो यह हो गया सद्योजनक हेतु। या शिरोबिताप, धूप में गए हैं, बहुत ज्यादा धूप में गर्मी लगी है, बिना सिर को ढके गए, उसके वजह से भी जो प्रतिशय होता है वह सद्योजनक हेतु होता है। दूसरा है कि चय पूर्वक हेतु, इसमें दोषों का क्रमशः संचय होता है, प्रकोप होता है। जो षट क्रियाकाल बताए सुश्रुताचार्य ने, संचय, प्रकोप, प्रसर, ये घटनाएं होती हैं और फिर प्रतिशय की संप्राप्ति निर्माण होती है खवैगुण्यता होने के बाद, फिर वह चय पूर्वक हेतु कहा जाता है। चय पूर्वक हेतु में स्थान वैगुण्यता को न महत्व देकर वहां पे दोषों का प्रकोप, इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। दोषों का प्रकोप हो रहा है वो, क्योंकि हो ही रहे, संचय हुआ है, प्रकोप हुआ है, प्रसर हुआ है और फिर प्रतिशय हो रहा है। स्थान वैगुण्यता को उतना महत्व नहीं दिया, वो है एक घटना है स्थान वैगुण्यता, यत्र संगोख वैगुण्यत व्याधि तत्रोपजायते, वो है। लेकिन यहाँ पे दोषों का प्रकोप इतना ज्यादा हो गया तब वहां पे संचय होके मतलब प्रकोप होके यह प्रतिशय हो रहा है। अब इसकी संप्राप्ति आप लोगों को मालूम है कि इसमें हेतु सेवन होता है, त्रिदोषों का प्रकोप होता है, वात प्रकोप अधिक होता है, सिर प्रदेश में, घ्राण मूल में, नासा प्रदेश में प्रवेशित हो जाता है। और आप लोग के स्क्रीन पे भी दिख रहा है फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनोइड साइनस, ये सब जो साइनसेस है वहां पे कफ जाके जमा हो रहा है। और एलोपैथी में साइनोसाइटिस, वहां पे इंफ्लेमेशन हो जाता है। मतलब जो चीज हमें अनावश्यक है वह इंफ्लेमेटरी चेंजेस आ जाते हैं और उसके वजह से ये होने लगता है। तो हम आयुर्वेद में तो हम इन्फ्लेमेशन के बदले हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर मतलब कफ का संचय बहुत ज्यादा हो गया है और वहां कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है, कंजेशन होने लगता है, ये तो हम लोग भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोषों को स्त्यांता प्राप्त होती है। अब मॉडर्न के हिसाब से एनाटॉमिकली देखें तो यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि फ्रंटल साइनस होता है, स्फेरोनाइट साइनस होता है, इथमोइड साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस होता है, और एक्सेस म्यूकस का सिक्रीशन होता है, साइनस इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेम्ड साइनस लाइनिंग होने लगता है। आयुर्वेद के हिसाब से प्रतिशय के 5 प्रकार बताए, वातज, पित्तज, कफज, स्तन्यपातज और रक्तज। ये आप लोगों को मालूम है। वातज में रुक्षता रहेगा, जो कफ निकलेगा बहुत ज्यादा रुक्ष रहेगा और वहां पे नासास्त्राव तनु और अल्प रहेगा।
पित्तज प्रतिशाय में पीत वर्ण का, उष्ण ताम्र वर्ण का होगा। नासिका में, मुख में, सब जगह पाक होगा, अल्सरेशन होगा, छाले पड़े होंगे, वह बार बार पक जाएगा नाक का अंदर। कफज प्रतिशाय में घन स्त्राव आएगा, छींके भी आएंगी बहुत ज्यादा। शिरो गौरव होगा, अंग गौरव होगा, शोथ होगा, अरुचि होगा, प्रसेक होगा, काश श्वास छर्दी, ये छींके बहुत ज्यादा आती हैं। कुछ लोगों को सुबह सुबह छींके आती है कफज प्रतिशाय में। सान्निपातिक में तो तीनों दोषों करेगा। रक्तज प्रतिशाय में क्या रहता है, नासा से रक्त स्त्राव होने लगता है, और उसका कारण कभी कभी कृमि भी होते हैं। वहां पे साइनसस के जगह पे कृमि जाते हैं, सूक्ष्म कृमि, और उसकी वजह से खून आने लगता है और गंध ज्ञान संपूर्णतया नष्ट हो जाती है। और अभी मंदाकिनी में हमने बताया था कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, लॉस ऑफ स्मेल, वैसे पेशेंट आई थी, उन्होंने प्रधमन नस से दिखाया था आप लोगों को। तो वहां खुजली भी बहुत होती है, गंध ज्ञान नष्ट हो जाता है, नासा और मुख का दुर्गंध रहता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है और मालूम भी है, पेशेंट भी देखे हैं। इसी तरह से दुष्ट प्रतिशय एक होता है अवस्था, या जीर्ण प्रतिशय। इसमें क्या होता है कि सारे प्रतिशय जो रहते हैं वो जीर्णावस्था में जाते हैं या दुष्ट प्रतिशय में कन्वर्ट होते हैं। वही हमारा आज का टॉपिक है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस। तो इसमें नासिका में स्त्राव युक्त या शुष्क हो जाता है, या तो ड्राइनेस आएगा, कंजेशन रहेगा लेकिन वहां से स्त्राव नहीं निकलेगा, या फिर स्त्राव युक्त रहेगा, बार बार नासावरोध रहेगा, नास खुली रहती है, श्वास दुर्गंध युक्त रहता है, गंध ज्ञान नष्ट हो जाता है। और दूसरा क्या है ना कि इसमें आमावस्था भी रहती है, पक्वावस्था भी रहती है। आमावस्था ये तो अष्टांग हृदयकार ने माना है, आमावस्था पक्वावस्था। और ये कभी कभी अस्थिगत हो जाता है, कभी कभी मांसगत हो जाता है, तो हमें वहां पे मांसपाचक, अस्थि मज्जापाचक ये सब देना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा तीव्र रुजा रहती है, स्पर्शा सत्व रहता है, और नासा स्राव घन, पीत और अति दुर्गंध युक्त रहता है, स्राव जल्दी बाहर नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस रहती हैं। कुछ लोग इसी को और आगे की अवस्था को पीनस बोलते हैं। हम लोग जीर्ण प्रतिशय तक रुकेंगे, और जीर्ण प्रतिशय में क्या चिकित्सा देना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी अपने प्रैक्टिस में जीर्ण प्रतिशय का अलग अलग मेडिसिन देते होंगे, और आप लोग का भी बहुत अच्छा अच्छा अनुभव है। तो हम उसी पे आप लोग के भी विचार सुनेंगे, लेकिन मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, क्योंकि मैंने अपने सर के एक नोट से बताए हैं। मैं 1 मिनट निकालता हूँ। जीर्ण प्रतिशय जो रहता है ना, हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस के लिए, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है। तो कभी कभी नासा नाह रहता है, अनाह, नाक बंद है, वहां पे वायु बढ़ा हुआ है। कभी कभी शवतु रहता है, कभी कभी शिरशूल रहता है, कभी कभी बेचैनी बहुत रहती है, अरति रहता है, नासा स्त्राव रहता है। और शुरुआत में नासा स्त्राव ज्यादा हो रहा है, बाद में धीरे धीरे वो प्रमाण कम होने लगता है, शुष्कता आने लगती है। कभी कभी मल विबंधता रहती है। और उसका हेतु अगर देखा जाए, वृद्ध वैद्य लोगों ने ऐसा बताया है कि इसमें जीर्ण प्रतिशय का कारण अगर देखेंगे तो 100% अनियमित दिनचर्या रहती है। कभी भी सोना है, कभी भी उठना है, उठना है तो 11-12 बजे उठना है, रात को लेट सोना है। फिर दिन में मतलब हफ्ते में 2-3 बार ना दिन में दही का सेवन करना है, या रात को दही का सेवन करना है, ये जरूर हेतु मिलता है। दही जो रहता है ना, अभिसंधि रहता है, स्त्रोतोरोध करता है। या मिक्स फ्रूट सैलेड खाना है, मिल्क शेक पीना, या अभिसंधि चीजें खाना। फिर अत्यंबु पान, एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि पानी पियो, 20-20 लीटर दिन भर में पानी पी लो, जैसे ये पूरा वॉशरूम है हमारा बॉडी, ये पानी पीते रहो और उसको निकालते रहो। ये अग्निमंद करता है, अग्निमंद करेगा, ग्रहणी दृष्टि करेगा, और प्रतिशाय हो जाता है। तो हमें पेशेंट में जरूर निकालना चाहिए कि अत्यंबु पान, शीतंबु पान, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना। अभी टीवी में भी प्रचार बहुत आ रहा है कि पेप्सी पियो, थम्सअप पियो, ऐसे गर्मी आ गई है, ये करो वो करो, माउंटेन ड्यू पियो, ऐसे बहुत सारा प्रचार आ रहा है। लोग देखा देखी कि वो हमारे बॉलीवुड का एक्टर पी रहा है तो हम भी पियेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर सोने के पहले पानी पीने की आदत होती है, बहुत ज्यादा पानी पी लो, तो यह भी प्रतिशय का कारण होता है। या फ्रिज का पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, आइसक्रीम का ज्यादा सेवन करना। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको प्रतिशय था, तो उनका सारा हेतु निकाला, तो उन्होंने सब बता दिया, लेकिन एक चीज नहीं बताया। तो उनका ये हेतु मिला कि वो रोज 1 किलो आइसक्रीम खाते थे। 1 किलो आइसक्रीम, सोचिए कितना ज्यादा मात्रा में। फिर और रात में ज्यादा आइसक्रीम खाना, यह भी हेतु रहता है। उसी तरह से मोटरसाइकिल से ज्यादा मतलब बाइक से ज्यादा प्रवास करना, ये भी एक हेतु रहता है, क्योंकि कंटिन्यू हवा लगती है बिना हेलमेट के, और हवा, धूल, मिट्टी, ये कंटिन्यू लगता है, ये हो गया।
फिर जागरण करना, जो लोग पढ़ाई के लिए या मोबाइल के उसमें एडिक्शन से जागरण करते हैं या कोई मजबूरी में जागरण, वो भी एक हेतु रहता है। तो इन सब की वजह से जीर्ण प्रतिशय हो जाता है। इसमें क्या क्या दवाइयां देनी चाहिए, आप लोग तो बहुत श्रेष्ठ वैद्य हैं, आप लोग को तो बहुत सारा चीज मालूम होगा, लेकिन मैं कुछ कुछ बताता हूँ, आप लोग इसका देखिए, ध्यान से सुनिए और आप लोग भी बताइए। इसमें हम लोग लक्ष्मी विलास रस 250 मिलीग्राम सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और नस से देने से कि सेंधा नमक को पानी में डाल के और मिक्स करके 3 ड्रॉप डाल दिया दिन में 3 बार, तो वो सेंधा नमक जो है ना वो विलयन कर देगा कफ को, उससे नाक खुल जाता है। या फिर वचा तेल 8 ड्रॉप डाल दिया, उससे भी फायदा होता है। या अपामार्ग बीज का प्रधमन नस्य, बीज का चूर्ण का प्रधमन नस्य दे दिया। या फिर चित्रक हरित की अवले दे दिया। अगर जीर्ण प्रतिशय है तो वमन दे दिया, अपुनर्भव के लिए वमन देना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो उसमें क्या रहता है, और पथ्य में पेशेंट को क्या बोलना है कि पूरा दिन भर में कम पानी पीना है, जितना प्यास लगी उतना ही पानी पीना है। 1-1.5 लीटर तक पी लिया, जितना जरूरत है उतना ही पानी पीना है। इतना भी कम भी नहीं पीना है, जितना जरूरत है। तृष्णा वेग को रोकना, मतलब प्यास बुझ जाए उतना पानी पीना है। और एक बार में आधा गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीना है, यह हमें बोलना है। उसी तरह से लिक्विड और कुछ नहीं लेना है कि पानी नहीं पी रहे हैं तो दूध पी लिया, जूस पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ये सब बंद करना है हेतु। दही पूरी तरह से बंद कर देना है। उसी तरह से जो हमारे पास पेशेंट आते हैं कि नाक बंद है, नाक से पानी आ रहा है, छींके बहुत ज्यादा आ रही हैं, नासा ना है, मतलब ऐसे नाक में अनाह जैसे कंडीशन है। उसी तरह से नासा स्त्राव है, शवतु हो रहा है। नासा ना मतलब ऐसा नहीं कि पेट में आना हो गया, वो एक कंडीशन रहती है जिसमें ऐसा लगता है कि नाक ऐसे बंद है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वैसा कंडीशन रहता है। तो इसमें हम लोगों को ना, और उसमें ये भी देखते हैं कि नीचे सिर झुका के सो रहे हैं क्या, तकिया ऊपर ले रहे हैं क्या, उस हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं। और इसमें प्रतिशय में उरस स्थानम उदान से नासा नाभि गलांश शरीर जब बोला है, तो उदान वायु की भी कहीं ना कहीं दृष्टि रहती है, प्राण वायु की भी रहती है। और तो उस हिसाब से हमें उदान वायु पे काम करने वाले जैसे अपामार्ग बीज, वो तो शोधन करेगा, शिरोविरेचन करेगा, शिरोविरेचन करेगा, स्त्रोतस को खोल देगा। जो साइनसेस में ब्लॉक है, आप लोग के डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, तो वो अपामार्ग तंडुली अध्याय चरक संहिता में लिखा है, वो दे सकते हैं। पिपली का प्रधमन नस्य दे सकते हैं, मरीच का दे सकते हैं, विडंग का देते हैं, शिग्रु का चूर्ण का देते हैं। सरसों का तेल का नस्य देने से वो जीर्ण प्रतिशय में बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से जिनको शिरो गौरव है, हैवीनेस लग रहा है, फ्रंटल साइनस में कफ जमा है, तो शिरो गुरुता, फिर शिरशूल हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, पीनस है, अर्धाववेदक आधा सर दर्द हो रहा है, और तो इन सब में जब हम ये प्रधमन नस्य देते हैं ना, उससे बहुत बढ़िया काम कर देता है। उसी तरह से चित्रक हरित के अवलेह का ये फायदा होता है कि चित्रक है और हरित के वायु का अनुलोमन भी करता है और एक एंटीबायोटिक का काम करता है। सारा इन्फ्लेमेशन, कंजेशन, पूरी तरह से इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देता है। तो चित्रक हरित की अवलेह, उसी तरह से चित्रक हरित की अवलेह के साथ में हम लोग वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग करें, गुडुची का प्रयोग करें, आमलकी का प्रयोग करें, हरितकी का प्रयोग करें और अग्नि मान्यता को दूर करें, तो चित्रक हरित की सबसे श्रेष्ठ रहता है। उसी तरह से चित्रक हरित का अब आप लोगों ने भी प्रयोग किया होगा, वमन का प्रयोग अच्छा रहता है, वचा तेल प्रतिमर्श में दे या मर्श में दे। उसी तरह से मैं और भी बताता हूँ, षड बिंदु तेल का नस्य, यह भी बहुत बढ़िया काम करता है। और इसमें हम लोग और भी बहुत सारी द्रव्यों का प्रयोग करते हैं अवस्था के हिसाब से, जैसे कि धूमपान कराया जाता है, धूमपान में कटु रसात्मक औषधियां का प्रयोग कराते हैं, जैसे कि सरसों, वचा, फिर कटफल, कटफल का जो धूमपान होता है बहुत अच्छा रहता है, पिपली, पिपली मूल का, और उसी तरह से मुस्ता, ज्योतिषमती, पाठा मूल, कुटकी, कुटकी तो कटु रसात्मक तिक्त रसात्मक रहता है, वचा, फिर कटफल, पिपली, पिपली मूल, सेंधा नमक, अजमोदा, करंज का बीज, यह कवल धारण भी करें, इसका धूमपान भी करें। और सिद्ध तेल का शिरो विरेचन के लिए भी प्रयोग करें। इसी तरह से एलादि गण के जो द्रव्य हैं उनका द्रव्य प्रयोग करें, यष्टि मधु का प्रयोग करें, रक्त चंदन का प्रयोग करें। जैसे पित्त बढ़ा हुआ है तो रक्त चंदन का बहुत अच्छा फायदा होगा, शीरपाक का, या फिर घृत, घृत का नस्य बहुत अच्छा फायदा करेगा। उसी तरह से हरिद्रा है, मुस्ता है, शुंठी है। हरिद्रा जो रहता है ना एंटी इंफ्लेमेटरी रहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। वृहद हरिद्रा खंड जो रहता है, मुस्ता है, शुंठी, करंज, फिर ये जो निर्गुंडी का बीज रहता है,
यवक क्षार। बहुत सारे वैद्य लोग अजामूत्र, बकरी का जो यूरिन होता है उसका नस्य देते हैं, गोमूत्र का देते हैं, दही नहीं दही से सिद्ध क्या हुआ, बहुत सारे द्रव्यों से सिद्ध क्या हुआ, घृत, उसको स्नेह पान के लिए देते हैं, डायरेक्ट दही नहीं देना है, तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है। आप लोग सुश्रुत संहिता में देखेंगे ना, तो दही से सिद्ध किए हुए बहुत सारे घृतों का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से आभ्यंतर चिकित्सा में आसव वरिष्ठ बहुत अच्छा काम करता है, जो ग्रहणी की दृष्टि को ठीक करते हैं। जैसे कनकासव वगैरह जो द्रव्य हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उसी तरह से तुलसी का प्रयोग, कर्पूर का प्रयोग, इनका प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है। और सूक्ष्म त्रिफला, चतुर्भुज रस, गंधक रसायन, इनका प्रयोग। और जो ग्रहणी दृष्टि, पित्तज ग्रहणी दृष्टि से जो प्रतिशय होता है उसमें सुशेखर रस का बहुत अच्छा फायदा होता है। समीर पन्नग रस, रस सिंदूर, मल्ल सिंदूर बहुत अच्छा है। फिर वात शामक द्रव्य, अगर वायु का बहुत रुक्षता है तो हम लोग घृत का नस्य देते हैं और पीने के लिए भी देते हैं। जैसे पिपली सिद्ध घृत, दशमूल सिद्ध घृत, एरंडमूल सिद्ध घृत, शुंठी सिद्ध घृत, जो मतलब वहां पे दोष का संप्राप्ति भी बंद करे, स्नेहन भी करे, वायु का भी शमन करे और व्याधि प्रतिनिक भी रहे। पित्तज प्रतिशय में काकोल्य आदि गण के द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से लौंग का सेवन करें इंटरनली, प्रियंगु, उशी, रक्तचंदन, मुनक्का। मुनक्का मतलब पेट साफ करेगा, अनुलोमन होगा मल का, उससे ठीक होगा। यष्टि मधु का प्रयोग करें, मृदु विरेचन करें, जैसा कंडीशन है उस हिसाब से करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से शिरोअभ्यंग कराना है वात शामक द्रव्यों से, लहसुन का सेवन कराना है, शिगरू का, मूली का सेवन कराना है। और जहां पर कृमिजन्य शयात्मक संप्राप्ति है वहां पे मासरस का सेवन कराना है, युष का सेवन कराना है, मुद्ग युष का। और स्नान, स्नान देखना है कि खाने के बाद कोई स्नान ना करे, खाने के बाद बिल्कुल तुरंत स्नान नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, मल मूत्र वायु का वेगों का धारण नहीं करना है, शोक नहीं करना है, लिक्विड जो रहता है सूप जूस ये सब का सेवन कम करना है, दही का सेवन कम करना है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है? शशि तिवारी मैम आप कुछ बताएंगी नेचुरोपैथी में, या कैसे जीर्ण प्रतिशय में आप क्या देती हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस में? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैं जीर्ण प्रतिशय का जो भी पेशेंट्स आता है तो उसमें पहले हेतु में निकालने की कोशिश करती हूँ, और अधिकतर जो ऐसे आपने बोला कॉन्स्टिपेशन या अग्निमांद तो जरूर रहता है, तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टिपेशन को रिमूव कराती हूँ, और फिर अकॉर्डिंग टू सिस्टम दीपन पाचन तो देना ही पड़ता है। और फिर उसके अलावा जैसे नस्य बताया है तो नस्य वगैरह देते हैं, इन्हीं सब चीजों से सर वो ठीक हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रहणी दृष्टि के ही पेशेंट्स का होता है। नेचुरोपैथी में इसमें हार्ट फूड बात कराते हैं सर, उसका बहुत शानदार रिजल्ट आता है। और स्टीम वगैरह देते हैं तो उसके भी बढ़िया रिजल्ट होते हैं, जैसे तुरंत तुरंत होते हैं सर। जी जी सर, थैंक यू सर। आपका कहीं लेक्चर सुन रही हैं आप, शायद कोई लेक्चर हो रहा है? जी सर, आपके उधर से आवाज आ रही है, शायद कोई लेक्चर हो रहा एक्चुअली है। मेरे हस्बैंड क्लास ले रहे हैं सर, इसलिए मैं धीमे धीमे बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। और मनीषा मैम, अंजना मैम, आप बताएंगी कुछ क्रॉनिक साइनोसाइटिस में जीर्ण प्रतिशय में आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है, क्या विचार है? अंजना मैम आप बताइए, या मनीषा मैम आप बताइए प्लीज। अगर मेरी आवाज आ रही है तो कृपया बताइए। मनीषा मैम, आरती मैम, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं? पूजा मैम आप पांच भौतिक चिकित्सा के हिसाब से बताइए। पूजा भावसार मैम। हाँ मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी आप बताइए पांच भौतिक चिकित्सा के हिसाब से। सर इसमें वातज और कफज ऐसा दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा पांचभौतिक के हिसाब से। तो जी हम लोग वहाँ पे जहाँ पे पित्तज मतलब आपके एज पर दोषाज भी देखेंगे तो लघु सूच्य कर देती हूँ सर मैं। उससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है पेशेंट्स में, पित्तज के जिनमें दाह बहुत रहता है, और स्पेसिफिकली यंगस्टर्स में जो आता है वहाँ पे, और जिनको पानी मतलब कंटिन्यूअसली स्नीजिंग आता है मॉर्निंग में कंटिन्यूअसली, जब भी वो नींद से उठते हैं तो 10 या 12 बार उनको आता ही आता है छींके। तो कफज में शिरोगौरव रहने के कारण हमको वहां पे मैं नस्य का भी प्रयोग करती हूँ सर। काफी हद तक उससे अनुप्रयोग के मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और किसी किसी पेशेंट में षडबिंद तेल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और धूपन में मैंने सर ये वचा का बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट्स मिला है। और ये जो अपना हम लोग करते हैं ना हरिद्रा वचा और सेंधा नमक, ये तीनों का। हेलो। हाँ मैम बोलिए बोलिए आप। हाँ हाँ,
तो धूपन का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर, वो अच्छा हरिद्रा और सेंधा नमक। और प्रथम अन्नस्य में मैंने शुंठी का भी दिया है सर, उसका भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो वहाँ पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और यहाँ पे कंपेयर टू, मतलब बैंगलोर इज हब फॉर साइनोसाइटिस, ऐसा भी बोल सकते हैं। हर 10 में से 8 लोगों को ये तकलीफ रहता ही है। तो चित्रखरीद की भी मैंने बहुत चलाया है सर, गंधर्व रथ की चलाया है जिनको वातानुलोमन की जरूरत थी वहाँ पे। फिर अगस्त्य हरित का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर। और कुछ पेटेंट है, जैसे कि एक तुलसी मिक्सचर आता है स्वदेशी कंपनी का, वो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और कनकासव भी यूज किया है सर काफी। मतलब एक सोम जीवनी करके सांडू का आता है, उसका भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है सर। और त्रिकटु भी मैंने बहुत दिया है सर। त्रिकटु में क्या है, दीपन पाचन भी हो जाता है, और पेशेंट का जो कफ है वो उसका भी अच्छे से मतलब इट विल रिड्यूस द संप्राप्ति या भंग करने में हमको फायदा किया है सर। जी सर। जी जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ। अभी हम अखिलेश तिवारी जी से पूछेंगे। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आपका क्या मत है, आपका क्या अनुभव है, बताइए। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर ये एक्चुअली प्रतिसाय में तो अभी जैसा कि मौसम वगैरह चेंज होता है, या जैसे आपने बोला कि खाना खा के तुरंत सो जाना, तो जब खाना खाते हैं तो प्रथम अवस्था पाक होता है, उसमें ऐसे ही कफ की वृद्धि होती है, और सोते हैं तो नेचुरली वो कफ बढ़ेगा ही, और यूजली देखा ही जाता है कि उनको कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा प्रतिसाय का होता है। तो सर हम जो यूज करते हैं, हम अपने घर में भी करते हैं और लोगों को भी बताते हैं। जैसे 1 लीटर पानी है, उसमें 4 को लौंग, 2 काली मिर्च और लगभग 500 mg के बराबर में अदरक, ये सब को उबलवा देते हैं बढ़िया से। जब बॉयल हो जाए तो उसको फिल्टर कर लेना है, और उसमें सेंधा नमक 1 चम्मच लगभग 3 से 5 ग्राम डाल करके वही पानी पीने के लिए देते हैं। तो इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है सर। 2 से 3 दिन में ही, जो मतलब जीर्ण की बात नहीं करते हैं, एक्यूट जो हो रहा है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि जब प्रतिसाय होता है, जैसे आप ही का लेक्चर में हम देखे थे, उसके बाद से हम थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देने लगे कि डायग्नोसिस करना है कि ये वातज है, पित्तज है, कफज है। लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि कफ का इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है। तो इसमें जैसे आप महाभूत जो है ज्यादा रहता है, तो वैसे में खान पान पे भी थोड़ा हम ध्यान देते हैं। जैसे जो पानी वाला चीज है ज्यादा, वो सबको मना करते हैं, रुक्ष चीज खाने के लिए बोलते हैं। ड्राई चीज अगर खाता है तो देखते हैं कि प्रतिसाय में आराम मिलता है उससे। जैसे चावल वगैरह, तो एक्चुअली वो चावल पानी में ही होता है, फिर उसको पकाते भी है पानी में, तो ये चावल वगैरह बंद कर देते हैं। और जैसे चना वगैरह, भुना हुआ चना है ना, जिसमें पानी की मात्रा नहीं रहती है, वो सब बोलते हैं खाने के लिए। मैं भी अपने खुद पे भी ऐसा करके देखा हूँ सर, तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और और जीर्ण प्रतिसाय वगैरह है, तो उसमें तो आप बोले तो वो नस्य वगैरह तो है ही, और महालक्ष्मी विलास रस देते हैं। ये सब तो बढ़िया काम, व्यवसादी बटी, ये सब मिला के देते हैं। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। क्रॉनिक साइनोसाइटिस में किसी का एक्सपीरियंस? मनीषा मैम, अखिलेश अर्शिया मैम। सर, हाँ जी। अखिलेश सर ने वो अदरक कितना बताया था उसमें? मैम अदरक का मात्रा 500 mg के लमसम लेते हैं, अदरक ज्यादा 500 मात्रा में नहीं रख। जी जी। एम mg? हाँ, वो एक मात्रा जितने 500 mg की टेबलेट होती है ना, उतना ही डालते हैं उसमें। ये तो हम घर में भी अच्छा। कॉमनली यूज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है मैम, कि आपका हम्म। यूजली हम देखते हैं ना कि जुकाम के बाद लोग को कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे त्रिभुवन यस यस, कीर्ति रस हाँ। वगैरह भी हम लेते हैं, तो मैंने देखा हम्म। है कि कफ सॉलिड हो जाता है, फिर कफिंग होता ही है। तो ऐसे में अगर ये चीज लेते हैं, और खास करके सेंधा नमक तो जरूर डालना है, तो हम देखते हैं कि जी। वैसे में कफिंग नहीं होगा और जुकाम भी सही हो जाता है बहुत जल्दी। चूंकि ओके हम सर, अपने ओके। घर में भी यूज किया था, मेरे बेटा को हो गया अच्छा। था, तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस वगैरह दिया, तो फिर उसको देखे कि वो जुकाम तो सही हो गया 1 दिन में ही, लेकिन फिर उसको ड्राई हम्म। कफ होने लगा, फिर वसा रिस्ट वगैरह देना पड़ा, ठीक हो गया। लेकिन जब से हमने ये किया है ना, तब से कफिंग भी नहीं होता है और जुकाम भी सही हो जाता है। जी मैम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने। ओके मैम, थैंक यू।
जी, और डॉक्टर पूजा मैम आप कुछ बताना चाहती हैं? पूजा मैम आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, हाँ सर, मुझे एक बताना में रह गया कि ये नागर आदि काढ़ा करके आता है पंचभौतिक का, अगर वो अवेलेबल भी नहीं होगा तो उसका 4 कंटेंट्स बहुत इजीली हमको अवेलेबल हो जाते हैं। उसके खूब अच्छे रिजल्ट है। अभी सर ने जो छोटे बच्चों का बात किया तो मुझे याद आया, उसमें सर सिर्फ कंटकारी गुड़ुचि, शुंठी और पुष्कर मूल का कॉम्बिनेशन है। और तो बच्चों में तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है सर उसमें, मतलब जो बच्चों को फ्रिक्वेंटली होता है, सीजन चेंज होते रहता है तभी। और कोविड में भी मैंने इसको खूब चलाया था, उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं सर। तो ये हम लोग क्या पूरा दीपन पाचन भी है और पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक पे ही ये काम करने वाले सारे ड्रग्स है। और इससे है ना सर, रेस्पिरेटरी ट्रैक का मुझे ऐसा दिखा कि इम्यूनिटी भी बढ़ रहा था, मतलब जिनको फ्रीक्वेंसी बहुत था तो धीरे धीरे वो कम होते गया था। लेकिन सर नशे में हमको थोड़ा सोच समझ के देना है, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा कि जीर्ण प्रतिशय का पेशेंट था। मैंने उनको 2 मेरे नशे के चेंज किए ऑयल्स, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने थर्ड चेंज करके देखा तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब पेशेंट ने खुद ही फोन करके बताया कि अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अनु तेल कहाँ देना है, षडबिंदु तेल कहाँ देना है, पंचेंद्रिय वर्धन कहाँ देना है, ये हमको डिसाइड करने के लिए दोषार्थ का अवस्था देखना भी जरूरी है। अगर सेम भी पेशेंट रहा ना तो ये चेंजेस होते हैं एज पर सीजन, उनके लक्षण चेंज होते हैं प्रतिशय में स्पेसिफिकली। मैम थोड़ा बताइए ना कैसे डिफरेंशिएट करना, फिर कौन सा तेल कब यूज करना है? नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक ही पेशेंट था मेरे, मतलब एक ही पेशेंट में अवस्था भी सर ने हमारे जो अभी बताया ना कि सीजन अनुसार चेंज होता है, फिर इनका हेतु भी ढूंढना पड़ता है। तो जो पेशेंट में हमको ऐसा नहीं हो सकता है कि समझो आपको लास्ट ईयर के सीजन में ये पेशेंट में अनुतेल में हमको रिजल्ट मिला, तो जरूरी नहीं है कि 6 महीने के बाद उसका सेकेंड एपिसोड आएगा तब आप अनुतेल डालोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे वो पेशेंट में षडबिंदु में है, हालांकि दोनों भी शिरोवीरेचन द्रव्य है, लेकिन तब उसमें अणु तेल में रिजल्ट आया, बाद में षडबिंदु तेल में आया। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ कि ताकि हमारा डायग्नोसिस और थोड़ा परफेक्शन की ओर जाए। ये प्रैक्टिकल अप्रोच किया है मैंने 2-3 पेशेंट्स में, वो मैंने शेयर किया है। ओके हाँ। ओके। वो कौन से पहले 2 तेल यूज किए थे मैम आपने, फिर तीसरा कौन सा यूज किया था? मैंने पंचेंद्रिय वर्धन और अणु तेल चलाया था, तो अच्छा। तब उनको अच्छे रिजल्ट मिले थे। लेकिन जैसे ही हम्म ये अभी आफ्टर कोविड वो पेशेंट आए तो उनको उसका हम्म। वो नहीं हो रहा था, मतलब जैसे चाहिए अच्छा। वैसे रिजल्ट नहीं मिले। फिर षडबिंदु तेल मुझे अच्छा रिजल्ट दिया। ओके मतलब ओके। कंपनी अवस्था भी आपने सेम चेंज। ही रखी थी पहले और बाद में तेल की? हाँ, मतलब वो तो स्पेसिफिक है मैम, ऐसा मैं इतना कुछ लिख के देती हूँ, पेशेंट अपने आप ही ले लेते हैं, ऐसा है। अच्छा अच्छा। ओके ओके। सिर्फ अवस्था अनुसार जो बोल रहे हैं ना कि आफ्टर कोविड अभी हम्म बहुत कुछ चेंज हो रहा है, अवस्था भी पेशेंट्स की बहुत चेंज हो रही है। यस मैम मैम। वो 4 कंटेंट्स एक बार फिर से बता दीजिए। प्रणाम मैम, 4 कंटेंट्स एक बार फिर से बता दीजिए। गुडुचि गुडुचि, कंटकारी, शुंठी और पुष्कर मूल, ये चारों ही रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैम इनका क्या काढ़ा बनाना है? हाँ, इनका काढ़ा मिलता है, नागर आदि का काढ़ा करके। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, मिलता है इसका काढ़ा भी, या फिर आप ऐसा इनका तीनों का किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, चूर्ण फॉर्म में, काढ़ा फॉर्म में। मैंने काढ़ा फॉर्म में यूज किया है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आप मैम एक बार में मतलब कितनी दिन में कितनी बार देती थी, किस मात्रा में देती थी? एक एक चम्मच, बच्चे हैं तो एक एक चम्मच सुबह शाम, बड़े हैं तो 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के पहले। और मैं अच्छा है रिजल्ट, और आप किसी के मतलब सबको सूट किया है ऑलमोस्ट। जैसे एलोपैथिक में चलता है ना, कुछ कालपुल दे दिया या फिर मैक्स का ये ऐसा कुछ दे दिया, वैसे ही हम लोग ये आराम से चला सकते हैं। गुरुची, कंठकारी, शुंठी और फोर्थ कौन सा बताया? पुष्कर मूल, पुष्कर मूल। पुष्कर मूल। ये चारों भी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे ही अच्छा काम करने वाले। थैंक यू सर। मैम पुष्कर मूल का पर्यायवाची कुछ है मैम? चलिए ठीक है, नोट कर लिया। सर मुझे संस्कृति नाम पता है, आप थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिए। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। सर इन्यूला रेसिमोसा। जी मैम वो पुष्कर मूल्य उससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। ये और लैटिन नेम है। हाँ, लैटिन नेम है। आशा टंडेल मैम कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर आशा मैम आप बताइए। जी सर। जी सर, यहाँ पे वैद्यों ने काफी बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किए हैं।
और आपने भी जो हेतु बताए उनमें से 90% हेतु तो मिलते ही मिलते हैं। मेरा एक स्पेशल कॉम्बिनेशन रहता है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। ये जो मैम ने बताया ना, कंटकारी पुष्कर मूल गुडुचि, मैं इसके साथ डालती हूँ सोमकल्प और श्रुंग भस्म और वासा। तो सर इसका बहुत मतलब बहुत मेरे 95% केसेस में इस चूर्ण से रिजल्ट मिल जाता है। साथ में मैं देख भाई वातज है, पित्तज ज्यादा है, अनुबंधित दोष कौन सा है उसके अनुसार दीपन पाचन का ड्रग सिलेक्ट करके, जैसे वातज ज्यादा है तो उसमें अजमोदादी दे दिया, पित्तज है तो उसमें त्रिकटु दे दिया, या फिर कफज है, सॉरी कफज है तो त्रिकटु दे दिया, पित्तज है तो उसके अनुसार शतावरी का कुछ भी दे दिया दीपन पाचन के लिए। इस प्रकार से अगर आप देंगे ना तो काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और साथ में सर रसायन चिकित्सा करना ये काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये ना रिलैप्सिंग होता है। जैसे आपने एक सीजन में दिया, दूसरे सीजन में तो आप लोग प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। नहीं तो ये जीर्ण प्रतिशय के पेशेंट में जैसे ही सीजनल चेंजेस आते हैं, या फिर जो हम बोलते हैं ना कि प्रकृति आदान काल में जब होता है ना, तो इसका मतलब एग्रीवेशन बढ़ जाता है। तो मैं हमारे पेशेंट्स में हमेशा से वासा हरितकी अवलेह या तो फिर च्यवनप्राश, अगस्त्य हरितकी, इसमें से कोई भी उनकी प्रकृति के अनुसार जो भी सूट करता है उनको 4-6 महीने कंटिन्यूअसली लेने के लिए बोल देती हूँ। बाकी तो नस्य में तो शुंठी और गुड़चादी कषाय है, उसका नस्य भी काफी बढ़िया रिजल्ट देता है। मतलब प्रकृति के अनुसार, जैसे पूजा मैंने बताया कि किसी को क्या सूट करता है, उसी पेशेंट को अगर आपने 2 महीने बाद दिया तो वो शायद उसकी दोषानुसार प्रकृति चेंज हो रही है, या रोगावस्था किस स्टेज में है, उसके अनुसार हमको डिसाइड करके तय करना चाहिए। जी मैं गुरुजी कषाय खाने से देता हूँ, गुरुजी कषाय खाने से। यस सर, शुंठी गुड़ची आदि कषाय वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है सर। ओके ओके। उसमें आप अगर वातज प्रकृति है ना तो उसमें थोड़े अणुतेल या फिर तिल का तेल के भी बूंद डाल देंगे तो वो थोड़ा स्नेहन भी कर लेगा, क्योंकि वातिक रहता है ना तो उसमें थोड़ा इरिटेशन होता है। तो उसमें आप तेल का, अगर पित्तज है तो घी का, मैम ऐसे कॉम्बिनेशन करके घृत। मैम वो विद्धि कर्म का मतलब वो का एक वीडियो डाला था डॉक्टर मनीषा ने एक बार कि वो नाक में पूरी सूजी हुई थी, उन्होंने कैसे वो पिन पॉइंट से निडल के साथ उसको पियर्स किया था बार बार, औषधियां भी दी थी इस तरीके से। मैम उसका भी कोई रोल होता है ना? सर आई डोंट नो अबाउट विद्यकर्मा बिकॉज मैंने अभी किया नहीं है। लेकिन इसमें मर्म जो फणा मर्म है या फिर सिर के जो भी मर्म है, सपनी है, श्रृंग अपांग है, उसका काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मैं तो अपने पेशेंट्स को यही बोल देती हूँ, कंटिन्यूअसली वो लोग करेंगे ना सर तो ये उनको रिलैक्सिंग रिकरेंट एपिसोड जो होते हैं उसमें 95% उनको रिलीफ मिल जाता है। बाकी तो सर थोड़ा थोड़ा बहुत आहार विहार में चेंजेस करने पड़ते हैं। प्रणाम मैम। मैम जो आपने 3 चीजें बताई थी, श्रृंग भस्म, वासा और पहला एक और बताया था, क्या था सर? पुष्कर मूल, गुडुचि, कंटकारी, श्रृंग और वासा। मैम आपने इसमें चेंज भी कर बताया था ना, सोमकल्प या सोमकल्प। आपने कुछ 3 चीजें बताई थी। सोमकल्प मैम एक ये द्रव्य ही है, ये यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र में मिल जाता है, आपकी साइड मिलता है पता नहीं, वनस्पति द्रव्य ही है मैम। मैम एफेड्रा बोलते हैं, एफेड्रा। हाँ जी, सोमकल्प। प्लीज रिपीट करना, जो आपने कॉम्बिनेशन बताया था मैम, एक कॉम्बिनेशन बता रहे थे पुष्कर। जी मैम, पुष्कर मूल, गुडुचि, श्रृंग भस्म, वासा, सोमकल्प। मैम इसमें आप ना अपने पेशेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि इसको हरितकी सूट करेगा, अनुलोमन करना है तो आप हरितकी ऐड कर दो, कफत प्रकृति ज्यादा है तो त्रिकटु ऐड कर दो, ऐसे। जी मैम ये जो सोमकल्प है, सब एक फोटो आप शेयर कर देंगे क्या, आप जो आप यूज करती हैं इसका? ठीक है सर, अगर मिलता है तो मैं करती हूँ। एक ब्रोशर वॉशर में से ढूंढ के देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप सर्च करिए ना, मिल जाएगा गूगल पे। ये पर्टिकुलर किसी कंपनी का आता है क्या? मतलब ये चूर्ण फॉर्म में होता है क्या, कैसे? चूर्ण फॉर्म में होता है। नहीं है आई थिंक वो जो। हाँ जी, एक्चुअली पर्टिकुलरली ना इसका रिजल्ट लंग्स की जो रेजिस्टेंस पावर होती है ना वो बढ़ाने के लिए है। और मैम इसका मात्रा क्या होगा, डोसेज? कल्प में अगर आप देखना चाहे तो ये जो चूर्ण जो सारे हैं, काष्ठ होती है उसको 250 mg, और ये अपना शुंग भस्म रहेगा वो 125 mg।
ओके मैम, थैंक यू। मैम ये क्या आप कैसे देती हैं, मतलब ये चीज जो है कि जी इंटरनल के सर। लिए, मैम आप ये इंटरनल के लिए बताया है आपने, कैसे क्या है? मतलब चूर्ण फॉर्म में देती हैं, ऐसा क्या बनाती, कषाय बनाती, काढ़ा बनाती, कैसे करती हैं? नहीं नहीं सर, ये इंटरनल फॉर्म में आप हनी के साथ दे सकते हैं। अनुपान आप पेशेंट के हिसाब से चूज करिए, पेशेंट की प्रकृति के अनुसार। मतलब चूर्ण फॉर्म में आप देती हैं सब पूरा, ऐसा है? हाँ जी। थैंक यू। प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए मैम, मनीषा मैम बोलिए। हाँ बोलिए मैम, बोलिए हाँ मैम सर, बोलिए। प्रणाम सर। हाँ हाँ सर, बहुत अच्छे से आपने तो सब कुछ बता दिए और बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया हेतु दोष और निदान, सारी चीजों का एकदम कॉम्पैक्ट पैकेज मिल गया हम लोगों को। और यूजुअली हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा इसका केस मिलता है सर, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा एशिया का पोल्यूटेड एरिया है ये पूर्वा छत्तीसगढ़। दो दो तीन तीन पावर प्लांट और ये सारी चीजें, इंडस्ट्री, कोल माइंस और रोडवेज के सारी चीजें, बहुत डस्ट है यहाँ बहुत ज्यादा। तो इसका मैक्सिमम पेशेंट आते ही हैं। और क्रोनिक वाले तो कभी कभी ऐसे आते सर, वो सर्जरी एक एक दो दो बार सर्जरी कराए हुए भी आते हैं और बहुत उनकी हालत खराब होती है, बहुत पुअर कंडीशन में होते हैं। कंटिन्यूसली उनको स्नीज आना, पानी कंटिन्यू गिरते रहना, और कहीं डस्ट का काम या टाइल्स का काम कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल जाता है। तो उसमें सर उनका पहले वही देखते हैं कि कंडीशन क्या है, नाड़ी क्या है, वातज कफज है या पित्त अनुबंधित है। तो उसके अनुसार पहले उनका शोधन करके, दीपन पाचन करके, और थोड़ा सा मांसोपचार भी देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हमेशा ये सब छींकाना, ये सब आना, कहीं सामूहिक जगह पे जा नहीं पाना। तो थोड़ा सा मांसोपचार दे करके फिर मुखाभ्यंग शिरोभ्यंग करा के, और उनके अनुकूल जो नस्य है, अणु तेल, षडबिंदु तेल या वर्षा तेल या प्रदमन नस्य, ये इनको अपने युक्ति अनुसार फिर देते हैं और धीरे धीरे मात्रा उसको सेट कर देते हैं। फिर इसके बाद औषधि में भी पहले उनको देखते हैं। कभी कई कई पेशेंटों में सर या बच्चों में भी होता है, तो कृमि की प्रधानता मिलती है उनमें, कॉन्स्टिपेशन रहना लंबे समय तक, कृमि होना, उसके वजह से भी ये इरिटेटिंग होता है, तो उसकी भी चिकित्सा देते हैं। साथ में औषधि प्राशन में उनको लक्ष्मी विलास रस, श्रृंग भस्म और कंटकारी, और साथ में गुडुची, इसका त्रिभुवन कीर्ति रस भी देते हैं यदि कफ की मात्रा उसकी ज्यादा है, कफान ज्यादा है, तो कफ में उसको त्रिभुवन कीर्ति रस मिलाकर के योग बना करके देते हैं। गुदंती भी मिला देते हैं। थोड़ा सा उनको पेन भी होता है रासा कोटर शोथ होने पर, और मानस पटल पे उनको ज्यादा हमेशा शोथ होने से पेन होता है, तो उसको ये योग बना करके देते हैं। वासा और कनकासव मिला करके उनको पीने के लिए देते हैं, उसमें भी काफी लाभ मिलता है। हरिद्रा खंड कंटिन्यू देते हैं सुबह शाम, एक एक चम्मच खाने के लिए। और वासावले या गस्ती ये साथ में, जब पेट अच्छा हो जाता है, दीपन पाचन अच्छी तरह से हो जाता है, तब फिर ये रसायन का धीरे धीरे उनको डिपेंड कर देते हैं। और साथ में बीच बीच में नशे और धूमन को देते रहते हैं। और सर इसमें थोड़ी सी ग्रहण चिकित्सा के लिए हमको अवलेह के साथ साथ थोड़ा सा घृतपान भी कराते हैं, सेंधा डाल करके रात्रि काल को सोने के लिए, गले छाती में लगा करके थोड़ा स्टीम लेने के लिए देते हैं, भाप लेने के लिए। अजवाइन, कर्पूर और शुंठी वगैरह का इसका थोड़ा सा, ये यूकेलिप्टस की पत्ती रहती है, तुलसी की पत्र है, ये सब डाल करके उनको थोड़ा सा स्टीम लेने के लिए देते हैं। और एक हरी रस टैबलेट आता है, उसको देते हैं चूसने के लिए, तो थ्रोट नोज ये सारी उनकी चीजें क्लियर रहती हैं। और साथ में उनको हरिद्रा खंड, बहुत अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी रहती है, तो हरिद्रा खंड ही सफिशिएंट हो जाता है। दीपन पाजन शोधन करने के बाद देते हैं। तो बहुत मेरे तो काफी पेशेंट इससे ही फायदेमंद हैं और ठीक हो गए हैं। और लास्ट में यही चिकित्सा अच्छी कारगर भी रहती है। नस से लंबे समय तक ये पेशेंट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इरिटेट भी होते हैं सर, इनकी मेम्ब्रेन, कई दवाइयां डाल वाल के आते हैं सब,
तो जैसे नस से देते हैं तो बहुत तीक्ष्ण लगता है इनको, एकदम हालत खराब हो जाती है। तो धीरे 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 मेम्ब्रेन जैसे उनकी क्योर हो गई। कभी कभी जैसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा तो घृत का नस से दे दिए। पेशेंट के अकॉर्डिंग हमको हर चीज को उस समय अनुकूल देखते हुए देते हैं, तो ये आजीवन के लिए स्वस्थ हो जाते हैं सर। ऐसे चिकित्सा चलाते हैं युक्ति कर में सर। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से और मैडम लोग ने बहुत अच्छे से जानकारी दी, धन्यवाद सर। प्रणाम मैम, आपने चूसने वाली टैबलेट कौन सी बोली थी? चूसने वाली हरी रस बनती है एक अच्छी, आप औषधि दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी टैबलेट है जिनका कफ और पित्त को देखते हुए चित्रकादी दे सकते हैं। और हम सबसे ज्यादा अच्छा इसमें समझते हैं एसटी मधु देने के लिए। एसटी मधु बहुत अच्छा काम करता है। कवल ग्रह गार्गिल कराना, एलिमेदास को 10-15 बूंद डाल करके कवल ग्रह कराते हैं, तो उससे भी थ्रोट में और इसमें जो स्वेलिंग रहती है उनकी बीच बीच में, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। एसटी मधु और पुनर्नवा का क्वाथ बना करके उनको गार्गिल कराते हैं या चूसने के लिए दे देते हैं एसटी मधु, तो वो भी आपके क्लिनिक में रहना चाहिए हमेशा, वो भी अच्छा काम करता है। और साथ में आपके पास जो भी टैबलेट है अवेलेबल पेशेंट के अकॉर्डिंग कफ पित्त को देखते हुए वो चिवेबल दे सकते हैं सर। हरिद्रा का प्रयोग बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा कारगर सिद्ध होता है। हरिद्रा करनी भी हमारे पास, तो हल्दी को घी में भूज के थोड़ा सा त्रिकटु मिला करके भी उसको सेवन करा सकते हैं, गुड़ के साथ खंड मिला करके उसको भी दे सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा समय तक 15 से 45 दिन देते हैं और अच्छा ठीक हो जाता है। बहुत ज्यादा स्वर्ण और उसकी औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बच्चों में कभी कभी होता है बहुत ज्यादा, तो उसमें फिर कुमार कल्याण रस को इंक्लूड करके और सितोप्लादी के साथ इसको चलाते हैं श्रृंगभस्म मिलाकर। जी सर बोलिए। मैम आपने बोला था कि हरिद्राकरण कोई बहुत अच्छी कंपनी का हो तो अकेले ही काफी रहता है, तो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स किस में मिले हैं, किस फार्मेसी हाँ, में? मेरी कंपनी थोड़ी बाहर से साउथ से मंगवाती हूँ मैं। साउथ में बहुत सी कंपनियां हैं, अच्छा बनाती हूँ, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। उनके जो घी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बाकी अभी तो मैं उसी को यूज करके आई हूँ। मैम एक बार पिक डाल देंगी उसकी जिसकी भी आपने यूज करी है? ठीक है सर, डाल दूंगी। जैसे कंपनी का कोई मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि प्रमोट करना नहीं, है, वो बट तो मैं क्योंकि जो हम हाँ लोग को सर, अच्छी मिलता है कि कंपनी हो, अच्छा हाँ प्रोडक्ट रिजल्ट। थैंक यू मैम। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है क्रॉनिक साइनोसाइटिस में कोई एक्सपीरियंस? किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है, बताना है? प्रणाम सर। हाँ जी मैम, बताइए मैम। सर एक बार आप थोड़ा धूमपान के बारे में बता देंगे, वो कैसे करते हैं सर? कभी किया नहीं है, थोड़ा मेथड उसका प्रैक्टिकल मैं उसका ना वीडियो बना के आपको भेजता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ऐसे थ्योरेटिकल से नहीं, प्रैक्टिकली मतलब वीडियो बना के और अच्छे से मैं बता पाऊंगा सर। और एक प्रथमन नस्य का भी वीडियो रह गया था, आपके पास कोई हो तो शेयर कर देंगे जिसमें क्लियरली। जी मैम, जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। राम सर, सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर। आपने बताया सिर नीचे करके, क्या मतलब कि पेट के बल सोना का मतलब है क्या, किस तरह से है ये? अभी बहुत सारे यहाँ पर हमारे मुंबई पुणे के जो लोग हैं ना, वो ट्रैवलिंग करते हैं, तो कैसे भी सो के जाते हैं, कैसे भी करते हैं, उनको हमेशा प्रतिशय रहता है। तो सिर लटका के रखना, या जो पिलो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा रखना। इम्बैलेंस मतलब साम्यावस्था न रखना, दोनों कारण से होता है। सर जो लोग पेट के बल सोते हैं जैसे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि पेट के बल सोना? पेट के बल सोने के लिए अभी अर्शिया मैम को पूछिए, इस्लाम में मना किया गया है कि पेट के बल नहीं सोना है, क्योंकि हम पेट जो रहता है ना, स्टमक, वो कंप्रेस होता है। तो बहुत सारे लोग जो मोटे लोग रहते हैं ना, पेट के बल सोते हैं तो उनका मुंह पे आता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन होता है फूड का। तो इसलिए पेट को, खाना खा के पेट के बल नहीं सोना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। डाइजेशन ठीक नहीं होगा ना, ग्रहणी तुष्टि हो जाएगी ना इससे। हाँ। और सर एक्चुअली में हुआ क्या कि मेरे एक मित्र है, तो उनको फिस्टुला की प्रॉब्लम रही थी, वो क्रोनिक रही थी। तो फिर डॉक्टर ने उनसे बोला कि आप पेट के बल सोया करें पीछे, तो फिर वो उनको आदत वैसे ही पड़ गई।
तो इसलिए मैंने पूछा था एक्चुअली। तो उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ इसलिए फिस्टुला हुआ? उसका उनको पहले से भी था, क्योंकि फिस्टुला में कुछ ना कुछ डाइजेशन को कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही है, पहले से नहीं मानते हैं कॉन्स्टिपेशन है, तो उनको उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, तो ग्रहणी दृष्टि तो करता है वो। और पेट में कृमि रहते हैं जी, पेट में कृमि रहते हैं। एक मिनट, ये म्यूट करिए। पेट में कृमि, रश्मि मैम कृपया म्यूट करिए। पेट में कृमि रहने से भी बच्चे पेट के बल सोते हैं, वर्म्स रहने से भी रहते हैं, दांत किटकिट आते हैं, यूरिन करते टाइम ऐसे शहारते हैं, ऐसे घबराते टाइप है, ऐसा होता है। कृमि का भी इतिहास रहता है, वो भी देखना चाहिए। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? क्रॉनिक साइनोसाइटिस। प्रणाम सर। हाँ जी मैम बोलिए। ये कह रही थी इन्फ्लेमेशन है तो हम AKT सूक्ष्म त्रिफला भी तो दे सकते हैं इस केस में? हाँ देते हैं ना उसको मैम, देते हैं। सर प्लीज प्रद्युमन नस्य का एक वीडियो जरूर डालें, वो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है कैसे करते हैं। जी मैं जरूर, अभी अनुरिता मैम आएंगी ना कल परसों, तो उनको मैं पकड़ के ऐसे लिटाऊंगा और उनको प्रद्युमन नस्य दूंगा, और फिर उनके असिस्टेंट भी आते हैं, तो मैं बोलूंगा कि वीडियो बनाएंगे हम लोग प्रद्युमन नस्य का। मैम बहुत अच्छी है असली में अनुरिता मैम। जी सर। जी जी थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, सभी लोगों को थैंक यू। अब हम 8:15 पे मिलेंगे, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। जी थैंक यू, प्रणाम सर।